हेलो दोस्तों, नमस्ते। इतनी देर कहाँ लगा दी मयंक? कब से इंतज़ार कर रही हूँ। विभूति ने उसके हाथ से बैग लेते हुए पूछा। ऑफिस के काम से बाहर गया था, एक फ़ोन ही कर दिया करो। उसने पानी का गिलास मयंक को देते हुए कहा। फुर्सत नहीं मिली। अच्छा, कपड़े बदल के आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। विभूति को उसका ये व्यवहार कुछ अजीब सा लग रहा था। हमेशा चहकने वाला उसका पति पिछले कुछ दिनों से बदल सा गया था। घर देर से आता, चुपचाप खाना खा के सो जाता। विभूति ने जानने की कोशिश की तो उसने ऑफिस में ज़्यादा काम का बहाना कर दिया। वो समझ चुकी थी कि कोई और ही कारण है, परंतु कैसे पूछे। खाना खा के मयंक सोने चले गए। विभूति जानती थी कि वो उसे नहीं बताना चाहता, वरना अब तक बता दिया होता। दूसरे दिन इतवार की छुट्टी थी। नाश्ते के बाद मयंक काम से जा रहा हूँ कहकर निकल गया। आज तक किसी भी इतवार उसने विभूति के बिना नहीं गुजारा था। उसके जाने के थोड़ी देर बाद उसने मयंक के खास दोस्त अनुराग को फ़ोन किया। हेलो हेलो अनुराग भैया, मैं विभूति बोल रही हूँ। हाँ भाभी, कहिए कैसी हैं और कहाँ हैं? आपके पतिदेव ने कल मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। भैया, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। कहिए भाभी। विभूति ने विस्तार के साथ उसे सब बता दिया। ओह अच्छा भाभी, मैं पता करता हूँ। इसकी बचपन की आदत है। खुशियाँ होंगी तो दुनिया के साथ बांटेगा, परेशान होगा तो किसी को कुछ नहीं बताएगा। ये तो कुछ नहीं बोलेगा। मैं कहीं और से पता करता हूँ, आप टेंशन मत लो। बस इसका ध्यान रखिए और कुछ उल्टा सीधा मत सोच लेना। वो आपसे बहुत प्यार करता है। मैं जानती हूँ भैया, बस इनको परेशान नहीं देख सकती। वो सुबह उठी। भाभी प्लीज़, सब कुछ ठीक होगा, आप मुझ पे छोड़ दो और आराम करो। 2 दिन में आखिर अनुराग ने मयंक की परेशानी का पता लगा ही लिया, मगर वो इस सोच में था कि विभूति को कैसे बताएं। आखिर उसने पहले मयंक से ही बात करने का निर्णय लिया। दूसरे दिन सुबह मयंक के घर के पास पहुंच गया। मयंक का स्कूटर देखते ही उसने बीच रास्ते पर आके मयंक को रुकने का इशारा किया। मयंक कुछ पूछता इससे पहले ही वो बोला, चल अपने अड्डे पे। अरे पर मुझे ऑफिस, भाड़ में गया तेरा ऑफिस, तू चल। मयंक अब कुछ बोल ही नहीं सकता था। उसे पता था कि अनुराग अब मानने वाला नहीं है। आखिर बचपन की दोस्ती जो थी। उसने स्कूटर मधु पार्क की ओर मोड़ लिया। मधु पार्क के कैंटीन पहुंचकर दोनों पेड़ों के बीच बनी सीमेंट की कुर्सियों और टेबल पर जा बैठे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अनुराग बोल उठा। अब बताएगा भी या नहीं? क्या? कुछ नहीं है बताने को। कुछ भी तो नहीं है। देख मयंक, मेरा दिमाग खराब मत कर। अनुराग सिगरेट जलाता हुआ बोला। तेरा दिमाग सही कब रहता है? मयंक ने हंसने की कोशिश की। ये खोखली हंसी रहने दे मयंक। देख, पता तो मुझे चल चुका, तूने नहीं बताया, ये बात और है। तुझे भाभी को तो बताना चाहिए था। नहीं, विभू को इस बारे में कुछ नहीं बताना। ये सब बता के मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता। अभी तक जब मैं ही कुछ नहीं भूल सका, फिर उसने तो भुगता है यार। ठीक है, पर बताना तो चाहिए। ये छुप छुप कर कब तक कर पाओगे? अगर भाभी को बाद में पता चला तो तुमसे कहीं उनका भरोसा ना उठ जाए। मैं क्या करूं यार, लगता है पागल हो जाऊंगा। अच्छा, तुम दोनों परिवार में हुए झगड़े की वजह से अलग हुए थे ना? उस बात को 2 साल बीत चुके हैं। अब तक तो भाभी का गुस्सा भी कम हो गया होगा। मेरे ख्याल से बताने में कोई हर्ज नहीं है। नहीं अनुराग, बात इतनी सी नहीं है। सिर्फ झगड़े पे घर छोड़ दें ऐसा नहीं है। ऐसा क्या हुआ था?
तूने तो कहा था कि माँ ने भाभी को कुछ बुरा भला कहा था और तुमको भी, इस वजह से तुम दोनों अलग हुए। चल पूरी बात बता। तू तो जानता है कि माँ मेरे और विभू के प्रेम विवाह से कभी खुश नहीं थी। उठते बैठते विभू को ताने मारती रहती, उसके माँ बाप तक को गालियाँ देती। विभू चुपचाप सहती रहती और मुझसे भी कहती समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं उससे अलग घर लेने की बात करता तो कहती मैं बेटे को माँ से अलग करने का पाप नहीं करूँगी। फिर खुशखबरी मिली कि मैं और विभू मम्मी पापा बनने वाले हैं। माँ फिर भी खुश नहीं लगी। विभू सारा दिन घर का काम करती रहती और माँ बड़ी भाभी और उनके बच्चों पे ही अपना प्यार उड़ेलती रहती। एक तो बड़ी भाभी पैसे वाले घर की हैं और फिर भैया की कमाई मुझसे दोगुनी। बस माँ इसी बात के ताने दिया करती। विभू को 7वां महीना लगा था। माँ को उसकी गोद भराई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये देख विभू के माँ बाप मायके ले जाने के लिए माँ की आज्ञा लेने आए। नमस्ते बहन जी, विभू की माँ ने हाथ जोड़ते हुए कहा। कहिए, कैसे आना हुआ? जी वो पहली जचगी है विभू की, आपकी आज्ञा से उसे ले जाने आए हैं। विभू के पापा ने फलों की टोकरी और मिठाई का डिब्बा टेबल पे रखकर हाथ जोड़कर कहा, मेरी बला से हमेशा के लिए ले जाओ। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? विभू तड़प के बोली। आप नहीं कहेंगी तो नहीं जाऊंगी। भाड़ में जा तू और तेरा खानदान, जा मर, मुझे क्या लेना। विभू के माँ पापा को विभू के साथ माँ के इस तरह के व्यवहार की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। विभू ने कभी उनको पता नहीं चलने दिया था। उस दिन अचानक माँ को इस रूप में देख विभू के पापा को गहरा सदमा लगा और उन्हें वहीं हार्ट अटैक आ गया। अपने पापा को इस हालत में देख विभू ने माँ को चुप हो जाने की विनती करते हुए माँ के पैर पकड़ लिए। तभी मैं भी घर पहुँच गया था। मुझे देखते ही माँ ने जोर से एक लात विभू को मारी और मुझसे बोली, ओ शहजादे, संभाल अपनी बीबी और सास ससुर की नौटंकी। मेरे घर में क्लेश कर रखा है, दफ़ा कर इन सबको यहाँ से। गुस्से में माँ ने ये भी नहीं देखा कि उनकी मारी लात विभू के पेट पर पड़ी थी और मारे दर्द के वो तड़प उठी थी। एक तरफ उसके पापा अपनी छाती को पकड़ ज़मीन पे गिर चुके थे। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। विभू की माँ रो रही थी और अपने बाल नोच रही थीं। मैंने फ़ोन कर एम्बुलेंस मंगाई और विभू और उसके पापा को एक ही एम्बुलेंस में अस्पताल ले गया। विभू की रोती कलपती माँ कभी पति को पुकारती, कभी बेटी को। अफसोस कि अस्पताल पहुँचते ही डॉक्टरों ने विभू के पापा को मृत घोषित कर दिया। विभू की माँ को संभालने के लिए मैंने उसके भाई को फ़ोन कर दिया। उसके भाई के आते ही मैं डॉक्टर की तरफ लपका। डॉक्टर साहब, मेरी विभू। आप ही विभूति शर्मा के पति हैं? जी, मयंक शर्मा। देखिए, बच्चा पेट में मर चुका है, हमें ऑपरेशन कर अभी निकालना होगा। आप फॉर्म साइन करिए जल्दी। विभूति के होश में आने के बाद उसे संभलने में बहुत दिन लग गए। पापा और बच्चे की मौत ने उसे तोड़ दिया था और उसने उसी दिन मुझसे कह दिया कि अब वो ज़िंदगी में कभी मेरी माँ का मुंह नहीं देखेगी। मैं चाहूँ तो वो मुझे भी छोड़ सकती है। मैं भी कहाँ 2 मौतों की वजह को माफ़ कर सकता था। इसलिए विभू को उसके मायके से ही अलग घर में ले गया। उसके बाद उस घर से ना हमें किसी ने पूछा, ना हमने किसी को। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ था और इसमें कोई शक नहीं कि आंटी की गलती भयानक थी। पर अब ऐसे हालात में तो तुम्हें उनका साथ देना होगा। पर किस मुंह से ये विभू से कहूँ? उस हादसे को 2 साल हो गए। मयंक, शायद भाभी का दुख और गुस्सा
कुछ कम हो गया हो। उन्हें बता देना चाहिए। मुझ में तो हिम्मत नहीं अनुराग। अच्छा, पर ये सब हुआ कैसे? मैं ऑफिस में था। हमारे पड़ोसी सुरेश अंकल के बेटे नितिन ने बताया कि हमारे घर छोड़ने के बाद माँ और भैया भाभी ने हमसे सब ताल्लुक़ ख़त्म कर दिए थे। मैं और विभू भी कभी वहाँ नहीं गए। यहाँ तक कि विभू अपना सारा सामान, जेवर, कपड़े तक लेने नहीं गई। कभी उसकी ज़ुबान से उस घर के बारे में एक शब्द तक नहीं निकला। मैंने भी कभी उस घर की बात नहीं छेड़ी। नितिन और मेरा ऑफिस एक ही बिल्डिंग में है। तू तो मिल चुका है ना उससे। उस दिन शाम को जब मैं घर के लिए निकला तो वो मुझे लिफ्ट में मिल गया। मैंने यूं ही पूछ लिया कि क्या हाल है सबका। उसे लगा होगा कि मैं अपनी फैमिली के बारे में पूछ रहा हूँ। उसने कहा कि चलो कैंटीन में बैठते हैं। वहाँ उसने बताया कि भैया और भाभी ने तुम्हारी माँ को ये कहकर घर से निकाल दिया है कि जो अपनी गर्भवती बहू के पेट में लात मारकर अपने ही खून का खून कर सकती है, उसे अपने बच्चों के पास नहीं रख सकते। तुम्हारे भैया ने उन्हें वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया था। इस बात को 19 महीने बीत गए हैं। तुम्हारी माँ तुम्हें और भाभी को याद करके दिन रात रोती रहती हैं और खुद को कोसती रहती हैं। कहती हैं, अच्छा ही हुआ मैं इसी लायक हूँ, मुझे कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे मम्मी पापा उनसे 2 बार मिलने गए। तुम्हारे भैया को भी समझाने की कोशिश की, पर तुम्हारे भैया ने कह दिया कि 5,000 महीने का दे रहा हूँ और कुछ नहीं कर सकता। 8 दिन पहले उन्हें हार्ट अटैक आया। आश्रम वालों ने उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। तुम्हारे घर भी खबर की गई पर कोई नहीं आया। तुम्हारे भैया भाभी गर्मी की छुट्टियों के लिए गए हुए हैं। कब आएंगे कोई पता नहीं। ओह, ये तो बुरा हुआ मयंक। मैं क्या करूं अनुराग, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसी भी है मेरी माँ है, पर मैं किसी भी कीमत पे विभू को दुखी नहीं कर सकता। रोज़ माँ को देखने जाता हूँ। माँ कुछ बोलती नहीं, पर मुझे देख उनकी आंखों में आंसू लगातार बहते रहते हैं। मैंने माँ का कमरा बदलवा दिया है। एक औरत भी देखभाल को रख दी है, पर कब तक? मेरी बात मान, भाभी को बता दे। नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं। कुछ देर यूं ही बैठने के बाद मयंक ऑफिस निकल गया। कुछ सोचने के बाद अनुराग ने विभूति को फ़ोन कर उसे वहीं बुला लिया। उसके आने के बाद अनुराग ने उसे सारी बात विस्तार से बता दी। विभूति बड़े ध्यान से सारी बात सुनकर खामोश हो गई। अनुराग उसके कुछ कहने का इंतज़ार करता रहा। कुछ देर बाद विभूति ने कहा, भैया आप मुझे अस्पताल ले जा सकते हैं? हाँ, मगर आप चलिए भैया। और दोनों अस्पताल की ओर चल दिए। विभूति को देख माँ की आंखों से आंसुओं की नदी बह चली। वो दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही थीं। विभू ने आगे बढ़कर अपना एक हाथ माँ के हाथ पे रख दिया और दूसरे से उनके आंसू पोंछने लगी। फिर वो मुड़ी और बोली, भैया प्लीज़ मयंक को बुलाओ अभी। अनुराग के फ़ोन करने के बाद मयंक आधे घंटे में अस्पताल पहुंच गया। सुनो, उसे देखते ही विभूति ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। पर ये कैसी बात कर रहे हो मयंक? ये सब बातें घर पे करेंगे। अभी तो तुम माँ को घर ले चलने का इंतज़ाम करो। छुट्टी मिल गई है ना? छुट्टी तो 2 दिन पहले ही। मयंक बोलता बोलता रुक गया। चलो फिर घर चलो, मैं माँ के कपड़े बदलवाती हूँ, तुम पेपर वर्क कर आओ। फिर उसने अनुराग से पूछा, भैया क्या आप एक टैक्सी मंगवा देंगे? हाँ मैं लाता हूँ भाभी। मन ही मन वो विभूति की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। माँ बहुत कमज़ोर हो गई थीं।
इन 2 सालों में उनका वजन भी बहुत गिर गया था। अब वो पश्चाताप में डूबी आंखों को जमीन पे गड़ाए एक असहाय वृद्धा मालूम होती थीं। उन्हें अपने आप चलने में नाकाम देख विभूति उन्हें सहारा देकर टैक्सी तक लाई। मयंक तो सिर्फ अपनी विभू की प्यारी सी सूरत ही देखे जा रहा था। टैक्सी में बैठने से पहले वो अनुराग के गले लगा। मैं किस तरह से तुझे धन्यवाद कहूँ। अबे चल, धन्यवाद का बच्चा। और दोनों हंस पड़े। रात को सोते समय मयंक ने विभूति से पूछा, तुम तो माँ से इतनी नफरत करती थी, फिर भी उन्हें घर ले आई। वो नफरत नहीं, दुख और गुस्सा था, जो समय के साथ कम हो जाता है। और फिर इस हाल में उन्हें किसके सहारे छोड़ सकते हैं। उन्हें उनके किए की सज़ा भगवान दे चुके। 2 बेटों के रहते माँ को आश्रम में इतने समय रहना पड़ा, ये क्या कम सज़ा है। मानती हूँ कि अभी तक मैं सब कुछ नहीं भुला पाई, पर मेरा यकीन करो, मैं माँ की सेवा में कोई कमी नहीं करूँगी। तुम बहुत अच्छी हो विभू। अच्छा जी, पहले ही बता देते तो इतने दिन परेशान नहीं होते। मैं तो डर गया था। तुमने तो माँ का चेहरा देखने को कहा था, क्या माँ का चेहरा अब भी ऐसा ही लगा तुम्हें? अब तो वो एक माँ ही नज़र आई मुझे। वो मगरूर चेहरा और उसमें वो नफ़रत वाले भाव समय की चक्की में पिस चुके हैं। मयंक ने उसे अपने गले लगा लिया। 1 साल बाद ही मयंक और विभू गोद में एक नन्ही सी बेटी को लेके माँ के साथ शहर के बाहर मंदिर में दर्शन करने गए। ये माँ की मन्नत थी जो वो पूरी करने आई थीं। दादी बन जाने की खुशी में माँ ने अपने हाथों से गरीबों में बांटने के लिए लड्डू बनाए थे। धन्यवाद।